लाइव आ चुके हैं। आज जिस क्लास का आप लोग वेट कर रहे थे फाइनली वो मैं लेके आ चुका हूँ। ठीक है, पता है नहीं गया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आप लोगों के लिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्यारा सा लेक्चर लेके आ चुका हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक भाई ज़रूरी है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझना चाहते हो तो बिना बेसिक के समझ में अच्छे से नहीं आने वाली है। ओके बच्चों, चलिए कैसे हो सभी लोग, बढ़िया हो तो एक बार जल्दी से बोल दो यस सर हम बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं। पढ़ाई भी ठीक ठाक सर गलती से चल रही है, पढ़ लेते हैं सर कभी कभी। ठीक है, चलिए भाई, चलो इसका नोटिफिकेशन आई थिंक नहीं जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगर आप ऑर्गेनिक में बनना चाहते हो 0 से हीरो, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 35 मार्क्स की आएगी बच्चों। आई थिंक सभी बच्चों को पता होना चाहिए कितने नंबर की आएगी, 35 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी, जिसमें आपको ओनली 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं भाई। केवल 5 चैप्टर्स आप लोगों को कितने नंबर दे के जाएंगे, 35 नंबर। और एक और चीज़ याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत भी रहता है भाई, तो आप इसको हल्के में लेने की कोशिश मत करना। अरे ऑर्गेनिक क्या, हम ऐसे ही पढ़ लेंगे भाई, ऑर्गेनिक कोई तोप है क्या। कुछ बच्चे इसी गलत फहमी में रहते हैं और ऑर्गेनिक में हो जाता है उनका, क्या बोलूँ मैं उनसे। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो ऑर्गेनिक में हीरो बनना तो मेरे साथ पढ़ना, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जो बच्चे हमारे, तो थोड़ा सा हमको इसके बारे में भी पता होना चाहिए भी कार्बनिक रसायन आखिर कहते किसे हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी प्यारी केमिस्ट्री बोलूँगा मैं इसको। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक हैं, इनमें जितने भी हैं भाई, जितने भी चैप्टर्स हैं बड़े इंटरेस्टेड हैं, बट समझ में तभी आते हैं जब आप शुरू से इसको लास्ट तक पढ़ोगे। अगर आज आ गए कल नहीं आए समझ नहीं आएगा, परसों आगे तरसों नहीं आए समझ नहीं आएगा, इस चीज़ को याद रखना। अगर सभी बच्चे रेडी हो तो फिर मैं सेशन को स्टार्ट करूँ भाई। एक बार बोल दो यस सर हम रेडी हैं, थोड़ा शेयर और कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, जिससे कि 50+ बच्चे हो जाएं सेशन में और 50+ लाइक्स भी हो जाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक में मज़ा तभी आएगा जब थोड़ी ऑडियंस ज़्यादा रहेगी। और यही रीज़न था कि मैंने ऑर्गेनिक इस साल पहले नहीं पढ़ाया, मैं हर साल ऑर्गेनिक को पहले पढ़ाता था, बट जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊँ और 300-400 बच्चे लाइव ना हो तो बेकार है भाई। और मई जून में तो रहने वाले हैं नहीं, मुझे इतना पता है बस। ठीक है, इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कंटिन्यू रहेगी वो जुलाई से रहेगी भाई, याद रखना बच्चों। ठीक है, आगे खुद देख लेना। तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन कहते किसे बच्चों, तो आप यहाँ लिखोगे रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक। अब ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं ये भी हम आपको समझाएंगे भाई। कार्बनिक यौगिकों, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों, कार्बोनेटों, बाई कार्बोनेटों, ऑक्साइडों और साइनाइडों को छोड़कर। ठीक है, और साइनाइडों को छोड़कर, इनमें भी कार्बन होते हैं, भी सारी चीज़ समझ में आएंगी, टेंशन ना लो। और साइनाइडों को छोड़कर, अब देखो इनमें भी कार्बन्स होते हैं, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझा देंगे, बस समझने की थोड़ी कोशिश करना। ठीक है, कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, और कोशिश नहीं करोगे तो समझ में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ठीक है ना, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, कार्बनिक रसायन कहलाती है, कहलाती है। अब इसका मतलब क्या है, सारी चीज़ें समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, टेंशन मत लेना, बस समझने की कोशिश करना कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, नहीं करोगे तो नहीं आने वाली। मैंने बोला कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उसमें कार्बोनेट की अगर मैं बात करूंगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, इसमें भी कार्बन है, बट ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें क्रियात्मक समूह का भी होना जरूरी है, केवल कार्बन होने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं बाइकार्बोनेट की बात करूंगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया NaSCO3, ये भी हमारा कार्बनिक यौगिक नहीं है। अगर मैं
ऑक्साइड की बात करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी कार्बन है बट ये भी हमारा कार्बनिक यौगिक बेटा नहीं है। अगर मैं साइनाइड की बात करूंगा, सोडियम साइनाइड हो गया NaCN, ये इसमें भी कार्बन आप लोग देख रहे हो, बट इनमें से ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जो कि कार्बनिक यौगिक हो। कार्बनिक यौगिक के लिए ये जरूरी नहीं है कि केवल उसमें कार्बन हो, कार्बन के साथ साथ उसमें क्रियात्मक समूह का होना भी जरूरी है। ठीक है बच्चों, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, टेंशन मत लेना, बस समझने की, अरे भाई मिट जाए यार, बस समझने की कोशिश करना। तो अगली हेडिंग हम आप पर जो डलवाएंगे ना वो है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको बेटा कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छे से समझ लो, बहुत जरूरी है आपके लिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आप कार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु, बट ब्रैकेट लगा लेना, कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों, ऑक्साइडों और साइनाइडों को छोड़कर। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित हो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बात करूंगा मेथिल एल्कोहल हो गया भाई, ठीक है, वो एक कार्बनिक यौगिक है, उसमें क्रियात्मक समूह आपका होता है। ठीक है, मेथेन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटेन, बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोग पढ़ोगे। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक खोजा गया था, अगर आप लोगों को पता हो, वो यूरिया था। एक वैज्ञानिक हैं वोलर, 1828 ईस्वी की बात है, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने अमोनियम साइनेट को ले रखा था भाई, NH4CNO को, उसको ऐसे ही वो कर रहे थे भाई उसके साथ। अब उन्होंने क्या देखा कि वो अमोनियम साइनेट गर्म जब किया तो वो पुनर्विन्यासित हो गया यूरिया में, मतलब NHCN, जितने भी उसमें नाइट्रोजन क्या एटम है, जितने भी एटम हैं, जितने अमोनियम साइनेट में उतने ही यूरिया में भी थे। बट अमोनियम साइनेट कन्वर्ट किस में हो गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक कार्बनिक यौगिक में, NH2CONH2 यूरिया में। तो सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक खोजा गया था वो है हमारा यूरिया, जिसको वैज्ञानिक वोलर ने 1828 ईस्वी में खोजा था। अभी अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो भाई अनगिनत संख्या में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या न जाने अब कितनी हो चुकी है। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनके नामकरण के लिए एक अलग पद्धति बनाई गई है, जिसका नाम आपने सुना होगा IUPAC। पहले भी बहुत सारी पद्धतियां थी, एक निरर्थक पद्धति थी, एक IUC पद्धति थी, बहुत सारी, भाई समय समय पर बहुत सारी पद्धतियां आती रहती हैं, बट जो अभी प्रचलन में है वो है आपकी IUPAC पद्धति, जिसके आधार पर हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। और जल्दी आपको उसके ऊपर एक वीडियो भी मिलने वाली है। आप लोगों की डिमांड थी सर IUPAC बनाना सिखा दो, तो उस क्लास को देखने के बाद आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी, सर हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करना नहीं आता। उसमें पूरा बेसिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप यहां पर क्या लिखोगे बेटा, कार्बनिक यौगिक में क्या लिखोगे, ऐसे यौगिक जिनमें ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु ब्रैकेट में वही लिख लेना, कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों, ऑक्साइडों और साइनाइडों को छोड़कर, ठीक है। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित हो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब देखो इन प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पढ़ाऊंगा। एग्जांपल आप यहाँ लिख सकते हो, मेथिन, ये हमारा एल्केन होता है, फॉर्मूला CH4, मेथिल एल्कोहल, CH3OH, ऐसे न जाने कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर दो बातें आपके साथ शेयर की, दो हेडिंग्स मैंने आपको कराई यहाँ पर। सबसे पहले मैंने कार्बनिक रसायन, फिर कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक रसायन आपकी समझ में आ गया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान की ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उनको कहा जाता है कार्बनिक रसायन। इतना क्लियर हो गया। बात आती है सर कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो भाई ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित हो, लेकिन ये चीजें, ये इसके अपवाद हैं, कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों, ऑक्साइडों और साइनाइडों को छोड़कर। इन सभी में भी कार्बन होता है, लेकिन वो
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के लिए क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप का होना भी जरूरी है। जैसे इसमें एल्किन, इसमें आपका एल्कोहल, ये क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, जो आप लोगों को धीरे धीरे करके समझ में आ जाएंगे, टेंशन मत लेना। अभी मैंने आपको केवल दो बातें बताई हैं, कार्बनिक रसायन और कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। सेम होता है नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अकार्बनिक यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होता उनको अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ओके बच्चों, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, तभी आप आगे की चीजें समझ पाओगे। यहां तक क्लियर है तो एक बार जल्दी से बोल दो यस सर, हमको यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है। किसी को परेशानी तो नहीं है भाई? चलिए सभी को क्लियर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यहां पर आप एक नोट पॉइंट और डाल लीजिए, वही वोलर वाली कंडीशन। वैज्ञानिक वोलर ने सन 1828 ईस्वी में सबसे पहले यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक खोजा था। लिख लीजिए सभी बच्चे, सबसे पहले वैज्ञानिक वोलर ने सन 1828 ईस्वी में यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक खोजा था। कार्बनिक यौगिक खोजा था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई कार्बनिक यौगिक मिला था तो उसका नाम आप लोगों को याद रखना बच्चा वाडी, उसका नाम था यूरिया। अब इसको कैसे उन्होंने बनाया था थोड़ा सा हम यहाँ पर प्रोसेस भी समझ लेंगे। उनके पास था अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसका पुनर्विन्यास हो गया भाई, यहाँ लिख लो पुनर्विन्यास। एक N है CNO, ठीक है, NH4CNO। एक N है, कितने H हैं? 4, 2 H यहाँ लगा दो, NH2CO, फिर ये वाला N और 2 H, यही पुनर्विन्यास होकर यूरिया बन गया था। तो ये बाई चांस खोजा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे पहले बाई चांस हम वैज्ञानिक वोलर को मिला था अमोनियम साइनेट, ठीक है। तो अमोनियम साइनेट का पुनर्विन्यास किसमें हो गया भाई? यूरिया में। तो यूरिया सबसे पहले खोजा गया कार्बनिक यौगिक है। और अगर मैं इन प्रेजेंट टाइम, अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो आपको अनगिनत संख्या में कार्बनिक यौगिक बच्चों मिल जाएंगे, अनगिनत संख्या में। और अनगिनत संख्या में भाई है ये हैं, तो इसके नामकरण के लिए भी एक अलग पद्धति बनाई गई है जिसको कहा जाता है IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए बनाई गई एक पद्धति है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। और इसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो मैं आपके लिए देने वाला हूं कि IUPAC के द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बच्चों कैसे करते हैं, तो वो वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी, ठीक है ना। चलिए भाई, सारी चीजें समझते जाओ, कोई ज्यादा टिपिकल चीज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बस। चलिए देख लो भाई, मैंने क्या बोला, सबसे पहले वैज्ञानिक वोलर ने सन 1828 ईस्वी में यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक खोजा था। तो आप यहां पर देख सकते हो कैसे खोजा। अमोनियम साइनेट का पुनर्विन्यास हो गया भाई किसमें? यूरिया में। बाई चांस खोजा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई ये पहला, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखना। तो इट्स नॉट वेरी टिपिकल, इट्स वेरी इजी, समझने की कोशिश करोगे तो, ठीक है बच्चों। यहां तक भी सारी चीजें समझ में आ रही हैं भाई। अभी हम कार्बनिक यौगिकों का क्या करेंगे? वर्गीकरण। वो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझना है क्योंकि बच्चों को उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, ठीक है। चलिए लाइक कर देना सभी, आज 100+ लाइक्स चाहिए मुझे जब तक मैं सेशन खत्म करूं। नहीं करोगे तो बहुत पिटोगे भाई, याद रखना ठीक है। चलिए अगला हेडिंग डाल लो, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। जो बच्चे पेड हैं उनको PDF मिल जाएगा, टेंशन मत लो। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। तो कार्बनिक यौगिकों को किन कैटेगरीज में बांटा गया है, थोड़ा सा वो ध्यान दे लो इस पर क्योंकि ये जरूरी है आप सभी को। तो यहां लिखोगे कार्बनिक यौगिकों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कार्बनिक यौगिकों को 2
वर्गों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो आप लोग क्या बताओगे? 2 कैटेगरी में। ठीक है, बताओगे ना? बता देना, ठीक है ना, ऐसे नहीं काम चलेगा। चलिए, कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 एलिफेटिक या विवृत, मतलब खुली श्रृंखला, विवृत श्रृंखला यौगिक, श्रृंखला यौगिक, एलिफेटिक यौगिक कह लो या फिर विवृत श्रृंखला यौगिक, आप लोग इनको कह सकते हो। ठीक है बच्चों, दूसरा है आपका चक्रीय या संवृत। संवृत का मतलब क्लोज्ड चैन, संवृत श्रृंखला यौगिक। ठीक है बच्चों, तो आपसे कोई पूछता है, विवृत का मतलब जानते हो ना, ओपन चैन, खुली श्रृंखला युक्त यौगिक, और यहां पर संवृत का मतलब क्लोज्ड चैन, मतलब बंद श्रृंखला युक्त यौगिक। तो आप लोगों से अगर कोई पूछे कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार से डिवाइड किए गए, तो आप कहोगे 2 प्रकार से। नंबर 1 एलिफेटिक या विवृत श्रृंखला युक्त यौगिक, मतलब खुली श्रृंखला युक्त यौगिक, और दूसरा मैंने क्या बोला? चक्रीय या संवृत श्रृंखला यौगिक, इसका मतलब बंद श्रृंखला युक्त यौगिक। विद एग्जाम्पल सारी चीजें पढ़ेंगे, टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं एक पूरा का पूरा चार्ट बना दे रहा हूँ, आप उसी टाइप से बना लेना। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो कार्बनिक यौगिक, थोड़ा ऊपर शायद ना दिख रहा हो आप लोगों को, चलिए थोड़ा नीचे ले लेते हैं हम, कार्बनिक यौगिक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसको हमने कितने कैटेगरी में बांटा? तो आप लोगों ने अभी देखा 2 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया था। बताइए पहली कौन सी थी? एलिफेटिक यौगिक, एलिफेटिक यौगिक। एलिफेटिक यौगिक किसे कहते हैं? कार्बन परमाणुओं की खुली या शाखा युक्त श्रृंखला। ठीक है, देख लो, कार्बन परमाणुओं की खुली तथा, या फिर लिख दो, या शाखा युक्त श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला। ठीक है, इसमें कार्बन परमाणु जो होंगे वो खुली श्रृंखला में होंगे या फिर शाखा युक्त श्रृंखला में होंगे। ठीक है, ब्रांच चेन जिसको बोलेंगे। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं CH3 सिंगल बॉन्ड, CS2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ये क्या है? एक खुली श्रृंखला है। तो ये क्या है? एक एलिफेटिक यौगिक है जिसका नाम है प्रोपेन। अगर मैं शाखा युक्त की बात कर रहा हूं तो CH3 हो गया आपका, सिंगल बॉन्ड CH हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। ये क्या है? एक शाखा युक्त श्रृंखला मैं इसको बोलूंगा। आप यहां से इसको भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, IUPAC आप पढ़ोगे तो सारी चीज समझ में आएंगी। मैंने ये कर दिया, ये भी क्या है? एक शाखा युक्त श्रृंखला युक्त यौगिक है। ठीक है, यहाँ पर आप हमने एक ब्रांच लगा दी भाई। अब इसका नामकरण भी आप कर सकते हो, आप अगर IUPAC थोड़ा जानते हो तो 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका नाम क्या है? 2 मेथिल ब्यूटेन। तो ये जो आपने देखा ये क्या है? शाखा युक्त श्रृंखला यौगिक है। मतलब है तो ये भी खुली श्रृंखला युक्त यौगिक, हमने क्या किया? इसमें एक ब्रांच लगा दी, एक शाखा लगा दी। तो ऐसे अगर आपको कंपाउंड्स मिले तो ये भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, इनको कहते हैं एलिफेटिक यौगिक। दूसरा जो टाइप मैंने बोला वो बोला बच्चा चक्रीय यौगिक का। क्या बोला मैंने? चक्रीय यौगिक। इसमें रहता है कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला, कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला, श्रृंखला लिखा हुआ, ठीक है, पीछे अगर आप लोगों को ना दिखे, बाद में मैंने बंद के बाद श्रृंखला लिखा है। तो इसमें कह रहा था कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं बेंजीन, आप ऐसे करके स्ट्रक्चर बना देते हो बेंजीन का, ये हमारा बेंजीन हो गया। अगर मैं बेंजीन को आपको दिखाऊं भाई कि किस टाइप से बेंजीन का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो आप लोग, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहोगे सर बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। अगर हम इसको C C C C C C हर एक जगह पर H लगा हुआ है,
हर एक जगह पर आपको H लगा देना है। ये आप लोग जो देख रहे हो ये बेंजीन है। देखो जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं पर आप खत्म कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 फिर उसी से मिल गया। मतलब एक सांप मान के चलो, सांप ने पूंछ को अपने मुंह में दे रखा है, तो जहां से शुरू किया खत्म भी वहीं पे हो रहा है। तो इसको बोला जाता है बंद श्रृंखला युक्त यौगिक। जितने भी हमारे चक्रीय यौगिक हैं वो सभी के सभी बंद श्रृंखला युक्त यौगिक होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। ये बेंजीन हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से भाई हर एक जगह पर एच लगा हुआ है, हर एक जगह पर एच लगा हुआ है। ये आप लोगों को याद रखना है। C6H6 हमारा फॉर्मूला है और इसमें द्विबंध एकांतर क्रम में लगा होता है। डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको एकांतर क्रम बोला जाता है। तो द्विबंध एकांतर क्रम में लगे होते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। वो अभी आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। तो मैंने बोला यहाँ पर कि जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं वो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किए। नंबर 1 एलिफेटिक यौगिक। एलिफेटिक यौगिक क्या होते हैं? तो कार्बन परमाणु की खुली या फिर शाखा युक्त श्रृंखला आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर मैंने आपको प्रोपेन और 2 मेथिल ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेके समझा दी। ये शाखा युक्त श्रृंखला यौगिक है और ये हमारा खुली श्रृंखला युक्त यौगिक है। दूसरा मैंने टाइप बोला आपसे चक्रीय यौगिक में, चक्रीय यौगिक कार्बन परमाणु की बंध श्रृंखला, जैसे बेंजीन। ये क्या है? हमारा बेंजीन है। बेंजीन का मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम से दिखा दिया है। सभी को यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सिंपल सी चीज चल रही है यार, कोई ज्यादा दिक्कत करने वाली बात नहीं है भाई, ठीक है, आसानी से समझ सकते हो। अब देखो जो चक्रीय यौगिक है ना, इनको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चक्रीय यौगिक को भी दो पार्ट्स में बच्चों डिवाइड किया गया है, ठीक है। नंबर थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि आगे जाके नंबर 1 समचक्रीय या होमोसाइक्लिक यौगिक, होमोसाइक्लिक यौगिक। इसका मतलब क्या है समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। बंध श्रृंखला में जो हमारे समचक्रीय यौगिक होते हैं ना, इसमें बंध श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, ठीक है। लिख लो, बंध श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु, केवल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, केवल और केवल। और जो हमारे विषम चक्रीय यौगिक होते हैं, जो दूसरा पॉइंट है इसका, नंबर 1 विषम चक्रीय या आप हेट्रोसाइक्लिक इनको कह सकते हो, या हेट्रोसाइक्लिक यौगिक, साइक्लिक यौगिक, ठीक है। जो हमारे विषम चक्रीय यौगिक होते हैं ना, इसमें क्या लिखोगे? कार्बन परमाणु के साथ या श्रृंखला में, बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु के साथ अन्य तत्व भी उपस्थित होता है, ठीक है, अन्य तत्व भी उपस्थित। तो अन्य तत्व भी यहां पर उपस्थित रहता है, यानी कि श्रृंखला में केवल और केवल कार्बन परमाणु ही हो। एग्जाम्पल की मैं बात यहां पर करूं तो प्रिडिन इसका एग्जाम्पल है भाई। अब जो श्रृंखला है उसमें नाइट्रोजन या सल्फर जुड़े रहते हैं भाई, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं प्रिडिन का एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर एन लगा दो आप, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा वैसे, अरे भाई मिट जा। एग्जाम्पल जैसे प्रिडिन, आप यहाँ लिख लेना सभी, प्रिडिन। अब प्रिडिन में क्या रहता है कि जो हमारी क्लोज्ड चेन रहती है उसमें भाई आपका नाइट्रोजन भी लगा रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ CH C, यहाँ पर आपका N CH C, ठीक है, H डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन के साथ नीचे H नहीं लगा होगा, ये आप लोग याद रखना, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 1 2 3 यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जो हमारे विषम चक्रीय यौगिक होते हैं भाई, विषम चक्रीय यौगिक में कार्बन परमाणु के साथ साथ कोई अन्य तत्व भी सीरीज में उपस्थित रहता है, बंध श्रृंखला में उपस्थित रहता है, ये आप लोगों को याद रखना है। मैंने प्रिडिन का यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है। अगर मैं समचक्रीय की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो समचक्रीय में भाई, कोई भी आप फिनोल ले सकते हो, आप बेंजीन ले सकते हो, आपका जो भी मन करता है आप यहाँ पर समचक्रीय में उसको दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। बेंजीन ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। CH CH और C, ठीक है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं भाई, सीरीज में केवल और केवल, बंध श्रृंखला में केवल और केवल हमको कार्बन परमाणु ही दिख रहा है, और कुछ तो दिखा नहीं भाई, बताइए। तो जो समचक्रीय यौगिक होते हैं
वहां पर हमें कार्बन परमाणु ही बंद श्रृंखला में दिखाई देता है। लेकिन जो विषम चक्रीय यौगिक होते हैं, कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, मतलब कोई अन्य तत्व भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग इतना याद रखना, ये समझ में आ रहा है, ये ग्राफ समझना जरूरी है बच्चों। जब तक आप ये ग्राफ नहीं समझोगे तब तक आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अभी तक लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से कर दिया करो, बिना देरी किए भाई। अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर नहीं हो तो चैनल पर नए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो जल्दी से सभी बच्चे। ओके, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश तो करो भाई। स्मॉल इसलिए लिख रहे हैं हृदयान से, अगर बड़ा लिखेंगे तो पूरा चार्ट यहाँ पर बनेगा नहीं, ठीक है। फिर आप कहोगे सर हमें चार्ट नहीं दिख रहा है। मैं इसको बड़ा करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लो थोड़ा बड़ा करके देख लो, लो दिख जाएगा भी तुम। अरे भाई नीचे आ जा, लो दिख रहा है ना बड़ा, लो देख लो। समचक्रीय होमोसाइक्लिक बना लो भाई, अगर बनाना चाहते हो तो, ठीक है। अरे भाई हट जाए दूर को, दोनों हाथों से हटेगा तो ये दोनों हाथों से हट रहा। लो बना लो भाई, जिसको बनाना हो। मैंने छोटा बनाया, उसका रीज़न है कि बड़ा बनाऊंगा तो फिर मेरे को और भी इसको डिवाइड करना है, वो तुमको समझ में कम आएगा फिर, ठीक है। चलिए लो, मैं थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको, अब मैं थोड़ा बड़ा लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर अब आ गया है। चलिए थोड़ा बड़ा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो समचक्रीय या होमोसाइक्लिक यौगिक है ना बच्चों, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। आयुष कुमार ये नहीं करेंगे, करने से नहीं करते हैं। अब तो बड़ा बड़ा मैंने कर दिया है, सभी बच्चे लिख लेना। थोड़ा सा छोटा चार्ट इसलिए बना, छोटा इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा और इसको डिवाइड करना है। समचक्रीय यौगिक हैं, इनको भी दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिए भाई, ठीक है। नंबर 1 एलिफेटिक यौगिक, सॉरी एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक। समझ लोगे तो सारी चीज़ें बहुत आसान हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों की समझ में कम आएगा, बट समझने की कोशिश करोगे तब। ऐसे नहीं समझ में आता, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। एरोमेटिक नंबर 2 रहते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक। अब एरोमेटिक यौगिक के बारे में हमारे कुछ बच्चे जानते होंगे। जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं गंधयुक्त होते हैं, गंधयुक्त, गंधयुक्त तथा द्विबंध एकांतर क्रम में, जो डबल बॉन्ड है वो एकांतर क्रम में लगा होता है, ठीक है। बस इतना सा लिख लो, बहुत है। जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं सभी के सभी गंधयुक्त होते हैं, उनमें कोई ना कोई स्मेल जरूर आती है, और जो डबल बॉन्ड है वो एकांतर क्रम में लगा होता है भाई, ठीक है। इस चीज़ को शायद आप लोग जानते हो। फिनोल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके तो भाई। एग्जाम्पल की बात करूँ तो फिनोल ले सकते हो आप, नाइट्रोबेंजीन, बहुत सारे हैं यार, कोई भी आप दिखा सकते हो। स्ट्रक्चर ही बना दो भाई, सी 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 सी, ठीक है। यहाँ पर OH आप लगा दो। फिनोल की बात करो, डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अल्टरनेट मेथड का मतलब होता है डबल बॉन्ड फिर एक छोड़ के डबल बॉन्ड फिर एक छोड़ के डबल बॉन्ड, इसको एकांतर क्रम बोला जाता है। और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें से कोई ना कोई गंध जरूर आती है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ये फिनोल का हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे हैं भाई। अगर मैं एलिसाइक्लिक की बात करता हूँ तो जो एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं ना, एक तो इनमें सभी में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। केवल केवल एकल बंध पाया जाता है, और हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है वो एरोमेटिक से अधिक होती है भाई, ठीक है। ये ठीक है, लिख लो यहाँ पर। कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, पहले तो एकल बंध पाया जाता है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध तथा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एरोमेटिक से अधिक होती है, एरोमेटिक से अधिक, ठीक है। एरोमेटिक से कैसी होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना।
साइक्लोब्यूटेन ले लो, आप कोई भी ले सकते हो, साइक्लोहेक्सेन ले लो भाई, आपका जो भी मन करता है आप यहाँ पर दिखा सकते हो। साइक्लो जरूर लगा देना, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रटना नहीं है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन आप लोग कर सकते हो, साइक्लोहेक्सेन। अब इसका मतलब क्या है, सी सी, अरे भाई सी 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 सी। अब यहाँ पर जो H है ना, मैंने क्या बोला, H की संख्या एरोमेटिक से कैसी होती है बच्चों, ज़्यादा होती है, बोला ना। H H हर एक जगह पर दो दो H आपको कार्बन के साथ लगाने हैं, ठीक है। H H H H H H H H ऐसे करके आप इसको बना सकते हो। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है भाई आपका साइक्लोहेक्सेन। ओके बच्चों, देख लो सभी, रटना नहीं है, केवल समझना है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, आप कुछ भी बना सकते हो, आपका जो भी मन करता है, XYZ आप बना सकते हो, बट इसको बना लेना सभी, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और भी है, साइक्लोपेंटेन है आपका, आप साइक्लोपेंटेन बना सकते हो। वहाँ पर आपको कितने कार्बन दिखाने भाई, पेंटेन का मतलब क्या होता है, 5 होता है, सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सी 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 ऐसे करके बना लो, ठीक है। हर एक जगह पर दो दो H आपको दिखाने ही दिखाने भाई, वो तो मैंने आपसे बोला ही है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या आपका साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन। आप साइक्लोब्यूटेन बना सकते हो भाई, सी 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 सी, बंद होना चाहिए चारों तरफ से, H2 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 H2, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है बच्चों। तो ये जो जितने भी आप कंपाउंड्स देख रहे हो सारे के सारे क्या हैं, हमारे बंद श्रृंखला युक्त यौगिक। ऐसा आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा हो जो खुली श्रृंखला युक्त यौगिक हो। तो ये था भाई डिवाइडेशन। आप लोगों को थोड़ा सा मैं चार्ट दिखा दूं छोटा करके। अब अबे यार, चलो कोई नहीं, क्लियर दिख ही रहा होगा। चलिए, ये हुआ हमारा चार्ट, ठीक है ना। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया भाई, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके देख सकते हो। अरे यार हटना, भैया कुछ और तो नहीं हटा, सी हटा दिया इसने यार। चलो कोई नहीं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है यार। लो ऐसे करके देख लो भाई, इनको डायग्राम बनाना हो बना सकते हो, ठीक है। लो ठीक है बच्चों, और वैसे एक दो बार इसको आप देखोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, चार्ट में हमने क्या कर रखा भाई, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक था, इसको समझना जरूरी है, बिना इसके समझ में सारी चीज़ें आगे जाके नहीं आएंगी। तो हमने अभी क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान के है, सॉरी कार्बनिक रसायन कहलाती है। बट उसके कुछ अपवाद हैं, उसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड और साइनाइडों को छोड़कर। क्योंकि जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, कार्बन के साथ साथ उसमें क्रियात्मक समूह का होना भी जरूरी है। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे मैं बात करता हूँ भाई कि एल्केन्स, एल्किन्स, एल्काइंस की, ठीक है, कुछ आपने 10th में पढ़ा होगा, एल्केन्स के बारे में पढ़ा हो। कितने बच्चे एल्केन्स के बारे में पढ़े भाई, जल्दी से बताओ, क्योंकि ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। एल्केन में आपने पढ़ा होगा कि इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन में आपने पढ़ा होगा कि इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और एल्काइन में आपने पढ़ा होगा इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। बताइए, सभी बच्चों ने पढ़ा है, 10th में पढ़ा होगा भाई, 11th में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो आपके टीचर ने आपको गलती से पढ़ाया होगा भाई। जल्दी से बताओ, आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। जितने भी हमारे सुंदर से बच्चे लाइव देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो पहले तो। एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में पढ़े हुए। यहाँ पर एन की जगह आप क्या लगाओगे, 1 लगा के देख लो, 2 लगा लो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि एन बराबर कितना लगाना है, 2, यहाँ पर भी 2 लगा देना और यहाँ पर भी 2 लगा देना। ओके, लगाओ, C2H2 × 2 + 2, 2 दूनी 4 और 2 6, तो क्या हो गया C2H6। आई थिंक सभी को पता होगा, इसका नाम एथेन। अब देखो, जो एल्केन्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। जो एल्कीन्स होते हैं कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। और जो हमारे एल्काइंस होते हैं उनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें जब मैं आपको वो क्लास लेके आऊंगा ना,
आईपीएससी वाली, वहां पर एकदम बेसिक से आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, ये सारी चीजें भाई डिटेल में पढ़ाऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपने 10th में आईपीएससी पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। एक विमा के ऊपर क्लास आपको देखने को मिलेगी जल्दी, और एक आईपीएससी के ऊपर कल संडे हो सकता है आपको एक क्लासेस कल मिल जाए, कल मैं थोड़ा सा फ्री रहूंगा, तो आईपीएससी का बेसिक मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो एक और आईपीएससी की दूंगा जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बड़े बड़े होते हैं उनका आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं भाई, आपके सिलेबस में नहीं है बट आगे जाके आपको जरूरी है वो, क्योंकि अब जो आपके पेपर में आएंगे ना वो आते हैं उप सह संयोजन यौगिकों के आईपीएससी। अब कार्बनिक यौगिकों के आईपीएससी नहीं आते बट आपके लिए फिर भी जरूरी है भाई वो, ठीक है बच्चों। चलिए अब n बराबर 2 आपने यहाँ लगा लिया, यहाँ करोगे तो C2H 2 × 2 C2H4 हो गया, जिसका नाम आपने पढ़ा होगा भाई एथिलीन, ठीक है। यहाँ पर n बराबर 2 लगाओगे तो C2H 2 × 2 - 2 क्या हो जाएगा ये C2H2, जिसको कहते हैं एसिटिलीन, ठीक है। अगर बहुत अच्छी बात आपने पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आईपीएससी की बात करता हूं भाई, तो आईपीएससी में भी इसका नाम एथेन ही होता है, इसका नाम एथीन होता है आईपीएससी में, और इसका नाम आईपीएससी में एथाइन होता है, ठीक है। कुछ बच्चों को शायद पता होंगे बट जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जो CnH2n C2H6 है इसको आईपीएससी में एथेन कहा जाता है, इसको एथीन कहा जाता है, इसको एथाइन कहा जाता है आईपीएससी में, ठीक है बच्चों। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका नामकरण कैसे करते हैं, क्या होता है, वो सारा प्रोसेस हम लोग, हो सकता है कल आपको आईपीएससी के ऊपर वीडियो मिल जाए, कैसे हम नामकरण करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट 15 से 20 मिनट का क्लास रहेगा, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। वो रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, नॉट लाइव। अगर आप बोलोगे नेक्स्ट क्लास लाइव, वो हम लाइव दे देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है बच्चों। समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ये जरूरी है यार, ठीक है। समझ में आ गया ना सब कुछ। आपके लाइक से, कमेंट से, आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, मेरा मन करेगा मैं कल दोबारा से पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। एक पट मतलब जो कल मैंने अपना पोटेंशियल दिया था उससे ज़्यादा मेहनत से मैं आज पढ़ाने की कोशिश करूंगा, कल उससे ज़्यादा, परसों उससे ज़्यादा, बट कब, जब आप लाइक शेयर कमेंट करोगे, ठीक है बच्चों। टाटा बाय बाय, टेक केयर।